अब विजयदशमी के अवसर पर जो है कार्यक्रम होगा, बड़ा कार्यक्रम होगा। मोदी जी के वैसे भी, मोदी जी के तो कोई भी कार्यक्रम, कोई भी त्योहार, कोई भी इवेंट महा के बिना या स्पेशल के बिना होते नहीं है, चाहे वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो और या फिर कोई भी महापर्व। अब वो आज भी महापर्व बता रहे थे, कल भी महापर्व होगा, इसी तरीके की बात करते हैं। विवेक सर, इतने सारे सवालों का अंदाजा संघ को भी नहीं होगा जितने सवाल कांग्रेस ने उठा दिए। अब विजयदशमी के इस महापर्व के कार्यक्रम पर मोहन भागवत साहब बोलेंगे निश्चित तौर पे, और क्या उस कार्यक्रम में इनमें से किसी सवाल का जवाब मिलेगा क्या? मोदी जी तो कसीदे पढ़ दिए और वहां से जवाब की उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन मोहन भागवत कुछ कुछ चीजों पर जवाब दे देते हैं। क्या उम्मीद की जाए? राम प्रकाश जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो सवाल उठाया है, मुझे नहीं लगता कि 1 मिनट के अंदर या 1.5 मिनट के अंदर पूरी तरह से आरएसएस को इतना इफेक्टिवली डिस्क्राइब किया जा सकता है जितना उन्होंने किया है। बहुत अच्छा, सिर्फ सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों में ही आरएसएस को पूरी तरह से, आरएसएस और उसका जो इकोसिस्टम है उसको पूरी तरह से अनावृत कर दिया है, पूरी तरह से कपड़े उतार दिए हैं उनके। तो बहुत अच्छा वो सुप्रिया सुनीत ने जो किया है, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं और 1-1.5 मिनट में आरएसएस को पूरी तरह से नंगा ही कर दिया है। अब जिस तरह से ये कोई प्रवक्ता है केरला का, बीजेपी का, उसने जो कुछ भी कहा सही कहा। उससे पहले कि भाई मोदी जी को गाली भी दी जाए तो उसका नेशनल इशू बने और राहुल गांधी को गोली मार दी जाए तो उसका कोई इशू नहीं। मुझे लगता है कि ये इशू बनाने का काम भी अपोजिशन का ही है। अगर बीजेपी तो इसका इशू नहीं बनाएगी, आपको ही बनाना पड़ेगा, लेकिन उस तरह से वो इशू बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो कई कई ऐसी बातें हैं, मुझे लगता है कई चीजें ऐसी है जिसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहिए, अपोजिशन का काम है। केवल कांग्रेस ने इसका विरोध नहीं करना चाहिए। ममता बनर्जी ने क्यों नहीं इसके खिलाफ स्टेटमेंट निकाला, क्यों नहीं अखिलेश यादव ने निकाला, क्यों बाकी सारी जो अपोजिशन पार्टीज है उन्होंने इसके खिलाफ स्टेटमेंट क्यों नहीं निकाला? मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये अपोजिशन की भी उनकी भी एक कमी है कि वो बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जिसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट बनाया जा सकता है, बीजेपी के खिलाफ नहीं बनाया गया। मैं हमेशा कहता हूं हमारी महिला जो रेसलर्स है उनके साथ में जो हुआ, जो दुनिया के किसी देश में नहीं होता है, या देश के लिए मेडल्स लाने वाली लड़कियों को सड़क पर घसीटा जाए किसी एक बलात्कारी के को बचाने के लिए, ऐसा दुनिया के किसी देश में आज तक नहीं हुआ है। वो कार्यक्रम इन्होंने किया है, ये इनकी असली नीयत ये है। तो उसके खिलाफ देश भर में आंदोलन होना चाहिए था। ये इसको एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट में कन्वर्ट किया जाना चाहिए था, जैसा निर्भया केस में हुआ था। निर्भया केस में पूरे देश में आंदोलन छिड़ा, तो ये तो निर्भया केस से भी भयंकर है देखा जाए तो, कि सरकारी तंत्र एक बलात्कारी को बचाने के लिए देश की सिरमौर महिलाओं को सड़क पर घसीटता है। इससे ज्यादा खराब क्या होता है? किस देश में इससे ज्यादा कोई खराब बात हुई है? तो हाथरस है, हाथरस की घटना के बाद क्यों नहीं अपोजिशन ने एक पूरा देशव्यापी आंदोलन खड़ा किया? मुझे लगता है कि ऐसी कुछ गलतियां अपोजिशन की तरफ से भी होती है, लेकिन ये सारी बातें आरएसएस के 100 वर्ष पूर्व होने की संध्या पर होती है। और ये बहुत दुर्भाग्य है इस देश का कि जिस वक्त आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं उस वक्त आरएसएस का जो पॉलिटिकल एफिलिएट है बीजेपी, वो सत्ता में है, और सत्ता भी ऐसी, और सत्ता में वो जो कुछ भी उनका कार्यकलाप है वो ऐसा है कि जिससे आने वाले 20-25 साल में इस देश के क्या हाल होंगे, इसके बारे में सारे राइट थिंकिंग लोगों को चिंता होनी चाहिए। मतलब मान लीजिए कि इनकी सरकार चली भी जाती है कल, उसके बाद भी ये जो इनका न्यूसेंस वैल्यू है, इन्होंने जो इन्फिल्ट्रेट कर रखा है हर फील्ड को, आर्मी तक के इन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया है। हमने देखा मालेगांव में वो आर्मी का एक आदमी कर्नल पुरोहित भी शामिल था। तो इस तरह से इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन किया है। ये सत्ता से खारिज भी हो जाए किसी कारण से, बहुत मुश्किल है खारिज होना, लेकिन खारिज हो भी जाए तो आने वाले समय में भी इनका न्यूसेंस वैल्यू जो है वो इस देश को हमेशा परेशान करते रहेगा, सताते रहेगा, क्योंकि ये हिंसा में विश्वास करने वाले लोग हैं। इनके स्थापना दिन की शुरुआत शस्त्र पूजा से होती है, और जिसको ये जो असलियत में हिंसा है, जिसकी ये पैरवी करते हैं, उसको ये पराक्रम कहते हैं। और ये समझते हैं कि हिंदू जो है, हिंदू
बहुत वीक एक कौम है बहुत पहले से ही, इसीलिए बाहर के लोग आकर हिंदुओं पर हमेशा ही राज करते रहे। एक तरफ तो ये भी कहते हैं और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि हिंदुओं का पराक्रम का एक इतिहास है, हम अपने इतिहास को भूल जाते हैं। अरे भाई हिंदू पराक्रमी थे तो फिर आपके कहने के हिसाब से तो वो वीक थे, इसलिए वो बाहर वाले लोग आकर हमारे ऊपर राज करते रहे। तो आप एक कुछ चूज़ कीजिए, हिंदू वीक थे या पराक्रमी थे? और गांधी ने हिंदुओं को पूरी तरह से वीक बनाया, उसको वो इम्पोर्टेंट कहते हैं। हिंदू समाज को इम्पोर्टेंट बनाया गांधी ने। ऐसा इनके स्वयंसेवक जब आपस में बात करते हैं, अगर आप इनसे इंटरैक्ट करते हो तो आपको पता चलेगा, वो इस तरह की बातें करते हैं कि गांधी ने भारत के हिंदुओं को इम्पोर्टेंट बनाया। तो ये और उसको फिर पराक्रमी बनाना है, तो पराक्रमी बनाना है यानी उनको हिंसक बनाना है। जो हम पिछले 11 साल में इस देश में होते हुए देख रहे हो, कहीं से भी उसको पराक्रम की व्याख्या में नहीं बिठाया जा सकता। जो लिंचिंग और ये सारी जो चीजें हो रही है, जो वायलेंस हो रहा है, और ये गोली मारो सालों को और राहुल गांधी को सीने पे गोली मारो वाले जो लोग हैं, ये क्या पराक्रम है? ये तो हिंसा है और ये हिंसा के पक्षधर है, इसमें कोई शक नहीं। और ये इनका जो कोर है वो समझने की जरूरत है। मैंने इसके बारे में एक विस्तृत लेख लिखा है जो शायद कल छपेगा, तो उसमें मैंने यही लिखा है कि इनका इनर कोर जो है वो बेसिकली ब्राह्मणिज्म है। ये हिंदू यूनिटी और मुस्लिम थ्रेट और ये कम्युनलिज्म जो है, ये इनका जरिया है। इनका मकसद है ब्राह्मणिज्म को फिर एक बार, मनुवाद को फिर एक बार इस देश में पुनर्स्थापित करना, ये इनका मकसद है। तो इसके लिए ये हिंदुओं को एक थ्रेट दिखाकर कि हमारा दुश्मन ये है, मुस्लिम हमारा दुश्मन है। मुस्लिम विद्वेष के अलावा इनके आइडियोलॉजी में दूसरा कुछ नहीं है, और वो मुस्लिम विद्वेष जो है वो एक माध्यम की तरह इस्तेमाल करते हैं उस बात के लिए जो उनका अंतस्थ हेतु है। अंतस्थ हेतु है ब्राह्मणिज्म को फिर एक बार रीएस्टेब्लिश करना, इसलिए कि पिछले 100 सालों में जितने साल ये एग्जिस्टेंस में है, पिछले 100 सालों में जो हिंदू समाज के अंदर की हक की लड़ाई है, जो जागृति है हिंदू समाज के तथाकथित निचले स्तर के जातियों में, वर्णों में जिस तरह की जागृति आई है, जिससे वो अपने हक के लिए लड़ने की कोशिश करते रहे पिछले 100 साल से, उससे उनका ध्यान भटका कर, हटाकर उनको एक गलत लड़ाई में, जो लड़ाई उनकी है ही नहीं और जो जिस लड़ाई की जरूरत है उसमें उनको इन्वॉल्व करना और उसमें उनको लगा देना ताकि वो अपने हक की लड़ाई को भूल जाए। ये है इनका एक्चुअल प्रोग्राम। इसके लिए ये सारा बखेड़ा खड़ा करते हैं, एक एनिमी को खड़ा करते हैं, और इस तरह का वातावरण इन्होंने बनाया है। मैं सिर्फ अपनी बात खत्म करूंगा 3 बातों का उदाहरण देके। 1925 में हिंदू महासभा जो थी, उसके बावजूद इन्होंने हिंदुओं का अलग फ्रंट बनाया, और जब हिंदू महासभा थी, जब हिंदुओं का एक फ्रंट था, तो अलग से एक हिंदू फ्रंट बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। और जिन्होंने सबने मिलके ये फ्रंट बनाया वो सारे के सारे ब्राह्मण थे। अगर आप हिंदू समाज का फ्रंट बनाना चाहते थे तो आपने क्यों नहीं उसी समय से सारे जाति के लोगों को इकट्ठा करके हिंदुओं का संगठन बनाया? सारे के सारे ब्राह्मण कैसे रहे आपके? और उस समय अंबेडकर, फुले, रामास्वामी पेरियार वगैरह जैसे लोगों ने रेडिकलाइजेशन लोअर कास्ट के आइडियोलॉजी का शुरू कर दिया था, जिससे ब्राह्मण्स को थ्रेट था, उसको उस थ्रेट से ब्राह्मण्स को बचाने के लिए, इन लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने डायबॉलिक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया है। उसके बाद जब मंडल कमीशन आया तो वो भी इनके लिए एक खतरे की घंटी जैसा था कि निचले स्तर के जो हिंदू है वो अपने हक के प्रति जागरूक फिर एक बार हुए थे। उस समय इन्होंने उसमें से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कमंडल खड़ा किया। और अब जब राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, 90 बनाम 10 की बात कर रहे हैं, तब फिर एक बार ये डर गए हैं। इस सामाजिक न्याय की लड़ाई से डरते हैं क्योंकि उनको इससे ब्राह्मणिज्म को और ब्राह्मण्स को खतरा है, ये महसूस होता है। इसलिए ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की करतूत करते हैं। ये है इनका असली चेहरा। ये जब हम सब समझ जाएंगे ठीक से, तब मुझे लगता है कि लोगों की आंख खुलेगी और इनको परास्त करने के लिए, इनको मात देने के लिए इस समझ को आगे बढ़ाने की जरूरत है। राम प्रकाश जी।